गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये वन वर्ड के जो प्रश्न हैं ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और ये आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को आप सीधे देखने के बजाय हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जा करके जो उसमें पीडीएफ में ये सारे सवाल आपको मिलेंगे। आप एक बार सवाल को बना करके फिर आप इस वीडियो के मदद से आप उसे एनालिसिस करें। ये वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन के जो सवाल होंगे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। इससे आपको वोकैब सेक्शन भी बहुत बढ़िया होगा। तो चलिए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये रहा। सवाल कहता है क्या, ए डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, एक वैसा फैसला जिस पर कोई फिर उसको मतलब गो बैक नहीं कर सकता है, मतलब उस पर फिर लौट नहीं सकता है। मतलब एक वैसा फैसला जो कि अटल फैसला होगा, इसके लिए हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए विकल्प आपका है इंट्रैक्टेबल, इनवल्नरेबल आप देख रहे हैं, इसके बाद इनविंसिबल और हमारा जो नेक्स्ट है वो इरिवोकेबल। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होना चाहिए। देखिए यदि कोई फैसला अगर इरिवोकेबल फैसला है, इसका मतलब है कि वो फैसला अपरिवर्तनीय है। एक बार फैसला ले लिया गया तो वो फाइनल होगा और वो अनचेंजेबल होगा, मतलब उसमें कोई तरह का परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी होना चाहिए। लेकिन आप इस क्वेश्चन में जो और भी जो महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं थोड़ा सा उनको भी देख लें, वो भी वोकैब दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, उनके बारे में भी आप जान लें। देखिए इसमें जो ऑप्शन ए में जो इंट्रैक्टेबल वर्ड आया है इसका मतलब क्या होता है। देखिए यदि कोई चीज यदि इंट्रैक्टेबल है, आप इसको ऐसे समझें, यदि कोई भी चीज यदि इंट्रैक्टेबल है इसका मतलब है कि उसको डील कर पाना बहुत कठिन है। कोई समस्या, कोई व्यक्ति, ये जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं किसी समस्या या किसी व्यक्ति के लिए जिसको डील कर पाना, जिससे निपट पाना, जिसको हल कर पाना बहुत कठिन हो, तो इसको हम कैसे अगर तोड़ के लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, वेरी डिफिकल्ट। इसको अगर हम लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वेरी डिफिकल्ट टू डील विथ। ये कोई ऐसा समस्या हो सकता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे निपटना बहुत ही मुश्किल हो। आप इसके लिए छोटा सा अगर हिंदी लिखना चाहते हैं तो इसका हिंदी हो जाएगा असाध्य। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम असाध्य हो सकते, कोई व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है। चलिए इसमें अगर हम दूसरे वर्ड देखते हैं, इनवल्नरेबल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, कमजोर, ठीक है ना, और इनवल्नरेबल का मतलब क्या होता है, जो कि एकदम सेफ हो और उसमें कोई समस्या ना हो, ठीक है ना, जो कि एकदम सेफ हो और उसमें कोई समस्या ना हो। तो अगर कोई चीज यदि इनवल्नरेबल है इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से सेफ है और उसको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, आप उसको डिफीट नहीं कर सकते हैं, वो चीज स्ट्रांग है। तो अगर कोई चीज अगर इनवल्नरेबल है तो वो सेफ कंडीशन में है। अगर इसका हिंदी की बात किया जाए तो हम लिख सकते हैं सुरक्षित, मजबूत, ठीक है, जिसको आप डिफीट नहीं कर सकते हैं, डैमेज नहीं कर सकते हैं, वो चीज इनवल्नरेबल होता है। चलिए हम अदर ऑप्शन पर विचार करते हैं। तो इसमें एक वर्ड इनविंसिबल। देखिए यदि कोई भी चीज यदि इनविंसिबल है तो इसका मतलब है कि आप उसको हरा नहीं सकते, अजय, जिसको डिफीट ना किया जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए वर्ड है, दैट कांट बी, अगर इसको हम कहते हैं तो दैट कांट बी डिफीटेड, जिसको पराजित ना किया जा सके। इसका जो अगर हिंदी की बात करते हैं तो इसका हिंदी निकलेगा अजय। ठीक है, तो ये बाकी ऑप्शंस भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा डी होगा, इरिवोकेबल। चलिए हम आते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा क्वेश्चन 2 क्या कहता है, द कस्टम कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी। अगर समाज में, हमारे समाज में जो पोलाइट बिहेवियर के जो एक नॉर्म्स बने हैं, जो एक मानदंड बने हैं, इसके लिए क्या एक वर्ड अगर कहा जाए, समाज में एक आदमी को अपने व्यवहार का एक कोड होना चाहिए। उस कोड के लिए जो राइट वर्ड है वो है एटिक्वेट, जो कि हम लोग ऑप्शन डी में देखते हैं। ठीक है, एटिक्वेट का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल भाषा में कहें तो इसका मतलब होता है शिष्टाचार। आपको समाज में किसके साथ कैसे पेश आना है, इसके लिए जो वर्ड होता है ना वो होता है एटिक्वेट। तो हमारा जो राइट आंसर, जो 2 का राइट आंसर होगा वो होना चाहिए डी।
हम एटिक्वेट के स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिस स्पेल्ट में भी कई बार पूछा गया है। एटिक्वेट के राइट स्पेलिंग को हमको ऐसे याद रखना है, यदि कोई चीज यदि एटिक्वेट है तो वो शिष्टाचार से जुड़ा हुआ है और उसके राइट स्पेलिंग हमारा ऐसा रहेगा। इसमें ना डबल टी, इसका इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें डबल टी होना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। चलिए हम दूसरे ऑप्शन पर भी थोड़ा सा ध्यान ले लेते हैं। नॉर्म्स, नॉर्म क्या होता है? देखिए नॉर्म का मतलब होता है, सही अगर अर्थ में कहा जाए तो नॉर्म का साइन होता है रूल, जिसको हम कहते हैं मानदंड, ठीक है ना, मानक मानदंड, मानक या मानदंड किसी चीज का होता है, पैमाना होता है, तो वो नॉर्म होता है, ठीक है ना। चलिए हम दूसरे ऑप्शन पर भी विचार कर लेते। एस्टिमेशन, एस्टिमेशन का मतलब होता है आकलन। अगर आप किसी के एस्टिमेशन करते हैं, आप उसका आकलन करते हैं, तो एस्टिमेशन का राइट अर्थ हो जाएगा आकलन। चलिए इसमें मैजेस्टी, मैजेस्टी का मतलब होता है ना कि किसी चीज के भव्यता को ना मैजेस्टी कहते हैं, ठीक है ना, आकर्षकता को मैजेस्टी कहते हैं। और एटिक्वेट, जैसे मैं कह चुका हूं, एटिक्वेट का मतलब होता है, अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है शिष्टाचार। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए वो 2 का आंसर डी होना चाहिए। आते हैं हम लोग नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कर क्या, द फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट और एनवायर्ड एज द रिजल्ट ऑफ बीइंग अनएबल टू चेंज और अचीव समथिंग। देखिए आप कोई चीज प्राप्त ना कर सके और इससे जो आप में निराशा जो होती है, उसके लिए क्या वर्ड, एक वर्ड आपको कहना। इतना बड़ा फ्रेज के लिए ना आपको एक वर्ड का चुनाव करना है। तो चलिए ऑप्शन पर ध्यान देते हैं। एक वर्ड फैसिनेशन, फैसिनेशन का मतलब होता है आकर्षकता, सम्मोहन। देखिए फैसिनेशन भी बहुत अच्छा वर्ड है, पहले एक वर्ड का पहले अर्थ को पहले क्लियर करते हैं। इसमें एक वर्ड है फैसिनेशन, हमारा अगला वर्ड एंटीसिपेशन, फिर हमारा जो नेक्स्ट वर्ड हमें दिखाई दे रहा है वह है फ्रस्ट्रेशन, और इसके बाद आपको वर्ड दिखाई दे रहा है जिसको हम कहते हैं एस्टोनिशमेंट। चलिए 4 ऑप्शन है, पहले इनके अर्थ को पहले क्लियर कर लिया जाए, हम लोग सीधे आंसर पर पहुंच जाएंगे। चलिए फैसिनेशन का अगर सिंपल अगर अर्थ कहें तो सम्मोहन, अगर सिंपल अर्थ कहें तो सम्मोहन। चलिए एंटीसिपेशन का मतलब होता है पूर्वाभास, कोई चीज होने का एक्सपेक्टेशन जो होता है ना वो एंटीसिपेशन कहलाता है, तो इसको हम कह सकते हैं पूर्वाभास। चलिए फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा, हताशा, निराशा हताशा। और क्या कहते हैं, एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है हैरानी, हैरानी आश्चर्य, हैरानी अथवा आश्चर्य। चलिए अब हम लोग अपने सवाल पर आते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि आप फील करते हैं अपसेट, अपने आप को फील करते हैं या अपने आप को निराश फील करते हैं, कब, जब आप कोई चीज प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या वर्ड इसमें मिल रहा है, तो निराशा हताशा, जो कि हमारे ऑप्शन किसमें है, सी में है। अतः हमारा 2 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। सॉरी जो 3 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं तो सवाल क्या कर रहा है, कॉजिंग नो हार्म, जो किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए एक वर्ड हमें चुनाव करना है, ठीक है ना। उसके लिए हमें एक सिंगल वर्ड का चुनाव करना है, इतना बड़ा फ्रेज के लिए, जो कॉजिंग नो हार्म, जो किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। पहले ऑप्शंस के अर्थ को एक बार देख लेते हैं हम लोग। चलिए ऑप्शन ए का मतलब है इंसॉल्वेंट। देखिए इसमें जो नंबर 1 है वह है आपका इंसॉल्वेंट, नंबर आपका जो ऑप्शन डी है वो है इनऑर्गेनिक, कोई खास वर्ड नहीं है, इसको आप खुद आप डिसमिस कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इनॉक्वस, और जो हमारा इसके बाद का जो वर्ड है वो है इंटेग्रल। चलिए अब हम सीधे अपने जगह पर आ जाएंगे तुरंत। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, दिवालिया। यदि कोई कंपनी यदि इंसॉल्वेंट हो गई है, यानी कि अपने कर्ज को वो नहीं चुका सकती है, वो दिवालिया हो गई है, वो कंगाल हो गई है। चलिए ये तो दिवालिया कंगाल, इसका कोई जो हमारा सही आंसर तो बैठ नहीं रहा है। हमारा क्वेश्चन क्या है, कॉजिंग नो हार्म, जो किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए, तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है। इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक, अकार्बनिक से कोई मतलब नहीं है हमारे आंसर का। चलिए इनोकुअस क्या होता है, देखिए यदि कोई चीज यदि इनोकुअस है तो उसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। यदि हमने आपको कोई बात कहा,
अब मेरा बात कहने का तात्पर्य आपको ठेस पहुंचाना नहीं था, तो मेरा कौन सा बात होगा, मेरा बात इनोकुअस बात होगा। कुछ जानवर होते हैं ना इनोकुअस होते, सीधे साधे होते हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे आप छिपकली ले लीजिए, छिपकली को जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, छिपकली आपको कुछ नहीं नुकसान करेगी। इसका मतलब है कि छिपकली कौन सी जानवर है, इनोकुअस जानवर है। तो इनोकुअस का मतलब क्या होता है, सीधा साधा, जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अतः हमारा राइट आंसर क्या, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है ना, जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए वो इनोकुअस होता है। चलिए इसको हम डील कर सकते हैं, सीधा साधा। चलिए इसके बाद इंटीग्रल, अगर कोई चीज अगर इंटीग्रल है तो अभिन्न है, उसका वो परमानेंट हिस्सा है, तो किसी का भिन्न भाग को इंटीग्रल पार्ट कहा जाता है। चलिए तो ये सारे वर्ड्स के अर्थ भी क्लियर हो रहे हैं बच्चों। देखिए ये वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन का जो ये प्रैक्टिस सेशन है, एक तो आपको वन वर्ड का आपको प्रैक्टिस हो रहा है, इसके साथ साथ आपके जो वोकैब जो सेक्शन है वो भी आपका स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है ना, बहुत सारे वर्ड के अर्थ आप नहीं जानते हैं, लेकिन ये सारे वर्ड्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वो चाहे साइनों की दृष्टि से हो, एंटो की दृष्टि से हो, फिल इन द ब्लैंक्स की दृष्टि से हो, वर्ड पावर आपका जितना ज्यादा अच्छा होगा, अंग्रेजी का पेपर आप उतना ही इजिली आप हल करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। कर रहे क्या क्वेश्चन, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट इन रिलेशन टू सी लेवल और ग्राउंड लेवल। देखिए वो हाइट जो कि हम लोग समुद्र तल से लेते हैं, ठीक है ना, वो हाइट जो कि हम लोग समुद्र तल से लेते हैं या ग्राउंड लेवल से लेते हैं, उस हाइट को क्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला हमारा ऑप्शंस दिखाई दे रहा है अल्टीट्यूड, इसके बाद हमारा ऑप्शंस बी है लैटिट्यूड। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लॉन्गिट्यूड, और इसके बाद हमारा अगला जो ऑप्शन है वो है रेक्टिट्यूड। पहले सारे ऑप्शंस को पहले देख लिया जाए। देखिए एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड वो ऊंचाई होता है जो कि हम लोग समुद्र तल से लेते हैं। कोई प्लेन उड़ रहा है तो प्लेन का ऊंचाई हम लोग किस कहां से लेंगे, किसी के घर के छत से नहीं, किसी जगह से लेंगे नहीं, समुद्र तल से हाइट लिया जाता है। ठीक है ना, तो एल्टीट्यूड होता है। तो इसका राइट आंसर हमें तो प्राप्त हो गया, हमारा जो नंबर 5 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। लेकिन बाकी ऑप्शन पर भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान ले देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हाइट है, ठीक है ना, अल्टीट्यूड क्या है, ये तो हाइट है जो कि हम लोग समुद्र तल से लेते हैं। तो चलिए ये ऊंचाई हो गया, एल्टीट्यूड ऊंचाई होता है जो कि सी लेवल से लिया जाता है। आगे के ऑप्शंस को देखते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये ज्योग्राफी के शब्द हैं। ठीक है ना, लैटिट्यूड क्या होता है ना, देखिए आप ग्लोब आपने देखा होगा, ये अक्षांश है और ये देशांतर है। ठीक है ना, ये देशांतर रेखाएं हैं। तो जो अक्षांश होता है ना वो क्या होता है, लैटिट्यूड होता है, और जो देशांतर होते हैं वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूड होता है। तो ये आपका अक्षांश हो गया और लॉन्गिट्यूड आपका देशांतर हो गया। ठीक है ना, ये ज्योग्राफी के वर्ड है। और रेक्टिट्यूड का मतलब होता है ईमानदारी। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब है कि राइट आंसर हमारा जो मिला वो ऑप्शन ए मिला। इसमें रेक्टिट्यूड आपके लिए, जब आप इंग्लिश पेपर को देखेंगे तो रेक्टिट्यूड आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका सही साइनो क्या होगा, इसका सही साइन होगा अपराइटनेस। अगर इसका अगर एक साइनो की बात करते हैं तो इसका हमें साइनो प्राप्त होता है अपराइटनेस। किसी व्यक्ति की अपराइटनेस उसकी रेक्टिट्यूड होती है, कोई व्यक्ति अपने रेक्टिट्यूड के लिए मशहूर होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। 6 को देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए करे फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर। ऊंचाई से डर को क्या कहते हैं, देखिए इसमें कुछ फोबिया है। देखिए फोबिया और मैनिया ये जो दो वर्ड बनते हैं, कुछ वर्ड फोबिया बनाते हैं, कुछ वर्ड मैनिया लेके चलते हैं। ठीक है ना, फोबिया और मैनिया से रिलेटेड सवाल एक ना एक आपको जरूर मिलेगा। आप चाहे एसएससी के सीजीएल दे, सीपीओ दे,
सीडीएस दे, आपको फोबिया और मैनिया से रिलेटेड एक सवाल जरूर मिलेगा। तो इसमें सवाल क्या है, इस प्रैक्टिस सेशन में फियर ऑफ हाइट, आपको ऊंचाई से डर लगता है, इसके लिए हमारा राइट आंसर होना चाहिए एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया में व्यक्ति डरता है ऊंचाई से, तो इसका मतलब है कि हमारा 6 का जो राइट आंसर होगा वो डी होना चाहिए। 6 का राइट आंसर जो बनेगा वो डी होना चाहिए। लेकिन इसमें एक फोबिया और इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जेनोफोबिया। देखिए जेनोफोबिया में किससे आप डरते हैं? अगर कोई व्यक्ति जेनोफोबिया से ग्रसित है, इसका मतलब वो किससे ग्रसित है? तो वो अजनबियों से, विदेशियों से जो डर होता है ना, एक आदमी में एबनॉर्मल फियर होता है, असामान्य डर, उस डर का कोई कारण नहीं है, व्यक्ति में अपने आप एक डर पैदा हो जाता है, इसको फोबिया कहा जाता है। जेनोफोबिया में व्यक्ति किससे डरता है? अजनबियों से, विदेशियों से। तो इसमें है ना, जो डर होता है वो किससे होता है? चलिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट शब्द अजनबियों या विदेशियों से जो डर होता है वो जेनोफोबिया कहलाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कह रहे क्या, द साइंस डीलिंग विथ एक्सरे एंड अदर हाई एनर्जी रेडिएशन स्पेशली फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। देखिए सवाल क्या कर रहा है कि हम उस स्टडी को क्या कहते हैं जिसमें एक्सरे का प्रयोग किया जाता है किसी बीमारी के इलाज में, ठीक है ना। उस एक्सरे के उस स्टडी को क्या कहेंगे, उसके साइंस को क्या कहेंगे? चलिए, इसमें रेडियोलॉजी वाला, न्यूरोलॉजी दूसरा, पैथोलॉजी तीसरा और नेफ्रोलॉजी चौथा। देखिए रेडियोलॉजी, इसको ना जो एक्सरे जो करते हैं ना वो रेडियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। आपने 1 वर्ड में पढ़ा होगा, रेडियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो एक्सरे लेते हैं वो रेडियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा 7 का राइट आंसर बनेगा ए। चलिए हम लोग दूसरे थोड़ा ऑप्शन पर भी विचार कर लेते हैं। चलिए न्यूरो, ठीक है ना, न्यूरोलॉजी जो होते हैं ना वो स्नायु तंत्र से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना, उसके अध्ययन को हम लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं। चलिए पैथोलॉजी का मतलब होता है जांच से होता है, हम लोग पैथोलॉजी विभाग में जाते हैं, वहां जांच होता है, तो जांच को ना पैथोलॉजी से संबंध रखते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए, कह रहे कि ए रूम वेयर मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड एंड प्रोवाइडेड, एक ऐसा जगह जहां पर कोई दवाई बनता है और वहां से दवा को दिया जाता है। इसके लिए सबसे बढ़िया इसमें ऑप्शन जो होगा वो डिस्पेंसरी होगा, ठीक है ना। हालांकि देखिए फार्मेसी भी दवा बेचता है, फार्मेसी भी दुकान होता है, दवा की दुकान होता है, ठीक है ना। फार्मेसी एक्चुअली क्या होता है ना, वो दवा की दुकान होता है, स्टोर होता है, शॉप होता है। लेकिन फार्मेसी हो सकता था यदि डिस्पेंसरी नहीं होता तो। सवाल पर एक बार फिर से गौर करते हैं। ए रूम, एक कमरा, दुकान की तो बात नहीं है, वो कोई भी कमरा हो सकता है, ठीक है ना। ए रूम वेयर मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड, जहां पर दवा को तैयार किया जाता है और फिर वहां से दिया भी जाता है, जिसका हिंदी होता है औषधालय, ठीक है ना। तो नंबर इसका 8 का राइट आंसर हमारा होना चाहिए ए होना चाहिए। 8 का राइट आंसर बनेगा ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? चलिए कह रहे द साइंस विच स्टडीज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी के पपड़ी परत का अध्ययन करे उसको क्या कहते हैं? उस साइंस को क्या कहते हैं जिसमें पृथ्वी के सतह का अध्ययन किया जाता है, क्रस्ट का अध्ययन किया जाता है? चलिए बायोलॉजी, जीव विज्ञान, ऐसा नहीं है। इटिमोलॉजी, देखिए इटिमोलॉजी बहुत ही फैंटास्टिक वर्ड है, इसकी जितनी तारीफ किया जाए उतनी कम है। देखिए इटिमोलॉजी में क्या होता है, हम लॉजी का अध्ययन, लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। इटिमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें शब्द उत्पत्ति, कोई शब्द कैसे बना, कोई शब्द का विकास कैसे हुआ, कोई शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका स्टडी करते हैं इटिमोलॉजी में। तो इसमें मतलब हम किसका अध्ययन करते हैं? शब्द उत्पत्ति का अध्ययन, कोई शब्द कैसे बना, ठीक है ना। इसको अगर जानना है तो आपको क्या करना होगा? आपको इटिमोलॉजी की तरफ जाना होगा। चलिए ये तो 2 ऑप्शन क्लियर है, जियोलॉजी और नेक्स्ट है जूलॉजी। जूलॉजी जंतु विज्ञान, वो तो होगा नहीं, क्लियर, कैंसिल, खत्म। तो हमारा ऑप्शन सी होना चाहिए, जियो। जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि 9 का राइट आंसर बनेगा सी, ऑप्शन सी। चलिए हम लोग जस्ट मिनट, इसके थोड़ा सा ऑप्शन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा ऑप्शन इसका थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। होना चाहिए ए बायोलॉजी,
बी इटिमोलॉजी, सी जियोलॉजी, और डी जो है वो आपका जियोलॉजी, और डी है जूलॉजी। इसमें आप जो आंसर देखेंगे ना वो सी को आप बी समझेंगे। थोड़ा सा वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट हुआ है यहाँ पर। आप सी को बी समझे और बी को सी समझे। मतलब अगर मैं यहाँ लिखना चाहूं तो इसका मैं राइट आंसर लिख देता हूं जियोलॉजी। कोई कंफ्यूजन से आप बच जाइएगा। सी को ना आप बी समझे यहां पर, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ए डोम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक ऑफ सॉलिड स्नो यूज्ड फॉर एस्कीमो। देखिए एस्कीमो के रहने की जगह को क्या कहते हैं, साइंस में भी, सॉरी इसको जीके में भी हम लोगों ने पढ़ा है, ज्योग्राफी में भी पढ़ा है ना स्कूली लेवल पर। एस्कीमो किस तरह के घर में रहते हैं, तो उनके लिए ना इग्लू बनता है। इग्लू बर्फ बर्फ का वो घर होता है, बर्फ के ना दीवार होते हैं, और उनका जो घर होता है ना वो बर्फ से, आर्कटिक प्रदेशों में आपको इग्लू देखने को मिल जाएंगे। तो एस्कीमो के रहने के स्थान को कहते हैं इग्लू, ठीक है ना। इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, 10 का राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बाकी जो इसमें वर्ड आया है टिप्पी, यॉट और विगवार, ये तीनों के तीनों एक तरह के टेंट होते हैं। ये एक टेंट नुमा होता है जिसमें कि वो पुराने टाइप के जो लोग हैं वो नॉर्थ अमेरिका में वो रहते हैं। मतलब इसमें ना आदिवासी टाइप के लोग रहते हैं, एक तरह का टेंट होता है, ठीक है ना। मतलब कि आपका आप बाकी ऑप्शन टिप्पी, योट और विगवर्म देख रहे हैं, ये तीनों का जो साइनो होता है वो टेंट होता है। तो उसके तरफ जाने की जरूरत नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। हाँ इग्लू के बारे में आप ये जान लीजिए कि स्कीमो के जो घर होते हैं उसको हम इग्लू कहते हैं। तो 10 का राइट आंसर हमारा जो बनेगा वो ए होगा। आते हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए कह रहे हैं कि ए डिस्टिंग्विश कंडक्टर और परफॉर्मर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक के परफॉर्मर जो क्लासिकल म्यूजिक बजाते हैं उनको क्या कहते हैं। उसके लिए एक बहुत ही इसमें पॉपुलर शब्द है मैस्ट्रो। मैस्ट्रो का मतलब होता है उस्ताद, है ना, जैसे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है ना। तो ये सारे जो क्लासिकल म्यूजिक के जो परफॉर्मर होते हैं ना, इनके नाम के साथ उस्ताद जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। इनका राइट आंसर होगा मैस्ट्रो। 11 का राइट आंसर होगा बी होगा। लेकिन हम इसके दूसरे ऑप्शन पर भी थोड़ा सा एक बार गौर कर लेते हैं। चलिए लेमैन। देखिए यदि कोई व्यक्ति लेमैन है यानी कि वो नया नया सीख रहा है, अभी वो एक्सपर्ट नहीं हुआ है। लेमैन कौन होते हैं, तो ये नौसखिया होते हैं, अभी नया नया सीख रहे होते हैं, ठीक है ना। इनका एक साइन हो सकता है नोविस, नोविस भी नया नया होता है। चलिए जो कि ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं। इसमें एक वर्ड एमेच्योर। एमेच्योर कौन होते हैं, ये शौकिया काम करते हैं, है ना। ये इनका एंटो क्या बनेगा, इसका एंटो होगा एमेच्योर का राइट एंटो क्या होगा, प्रोफेशनल। ये एंटो के रूप में बड़ी पूछे जाते हैं। एमेच्योर का राइट आंसर होगा एंटो होगा प्रोफेशनल। चलिए तो ये एमेच्योर कौन होते हैं, ये शौक से काम करते हैं, पैसा कमाना इनका पर्पस नहीं होता है। मन में आया तो करेंगे, नहीं आया तो नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अगर एमेच्योर काम करता है तो पैसा के लिए काम नहीं करता, शौक के लिए काम करता है। जबकि जो प्रोफेशनल होते हैं ये पूरी तरह से पैसा के लिए काम करते हैं, ये पेशेवर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर देखते हैं। करेंगे द फियर ऑफ वाटर। वाटर से जो डर होता है, एक व्यक्ति ना वाटर से ना अनावश्यक रूप से डरता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, एक फोबिया है, ठीक है, जो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बात किया था। अब हाइड्रो, आप वर्ड के रूट पर जाइए, हाइड्रो का मतलब पानी। अब ये जो फोबिया होगा वो कौन सा फोबिया होगा, हाइड्रोफोबिया होगा। इसका मतलब है कि 12 का राइट आंसर हमारा बनेगा बी बनेगा। अब इसके दूसरे ऑप्शन पर एक बार विचार कर लेते हैं, इसका और भी मतलब क्या, क्लोस्ट्रोफोबिया। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ये टॉप क्लास का ये वर्ड है, ठीक है ना। देखिए क्लोस्ट्रोफोबिया में क्या होता है, इसमें व्यक्ति को ना घिरे जगह, कोई बंद जगह से ना डर रहता है। आप इसको बंद जगह में छोड़ दीजिए तो ये अनावश्यक रूप से भयभीत हो जाएगा। उसको क्लोस्ट्रोफोबिया से वो व्यक्ति सफर करता है, ठीक है ना। क्लोस्ट्रोफोबिया का मतलब हम क्या समझेंगे, बंद जगह से भय होगा, लेकिन ये अनावश्यक भय होगा, भय का कोई कारण नहीं है। तो क्लोस्ट्रोफोबिया इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है। पायरो, पायरो का मतलब आप आग से समझिए। अगर पायरोफोबिया है तो व्यक्ति को आग से डर लगता है। चलिए ये तो बात हो गई क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। करें क्या, द सेट ऑफ रूल्स
अबाउट फूड एंड डाइट दैट समवन फॉलोस। देखिए, खाना कैसे खाया जाए, खाना कैसे लिया जाए, क्या खाया जाए क्या नहीं खाया जाए, इसका भी एक रूल होता है, ठीक है ना। और एक व्यक्ति को इसको फॉलो करना चाहिए। हम क्या खाएं, हमारे हेल्थ के लिए क्या अच्छा रहेगा, कब खाएं, कितना खाएं, इसका भी एक रूल होता है ना, सेट ऑफ रूल्स होता है। इसको कहते हैं रेजिमेन। रेजिमेन क्या होता है ना, एक व्यक्ति के भोजन का, मेडिसिन का, मेडिसिन में भी क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, डॉक्टर आपको क्या प्रिस्क्राइब करता है, ए रेजिमेन ऑफ मेडिसिन। एक मेडिसिन का ना आपको रूल्स बना कर देता है। तो फूड के, मेडिसिन के जो रूल्स होते हैं ना, वो ए रेजिमेन कहलाते हैं। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर होना चाहिए 13 का बी। 13 का राइट आंसर होना चाहिए बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, सीमिंग रीजनेबल, जो हमें तर्क संगत दिखता है उसके लिए क्या वर्ड है। सीमिंग रीजनेबल के लिए एक हमें छोटा सा वर्ड बोलना है, ठीक है ना। ऑप्शंस पर ध्यान देते हैं। परमिएबल, देखिए अगर कोई चीज परमिएबल है तो इसका मतलब है कि वो छिद्रदार है और उसमें कोई लिक्विड पास हो जाएगा। जैसे कि आप कॉटन कपड़ा देख लीजिए, कॉटन कपड़े पर पानी डालिएगा, ये पूरा पानी जो है ना वो फैल जाएगा, एक जगह नहीं रहेगा। इसके ना पोर होते हैं ना, पोर जो छिद्र होते हैं ना, पानी उसमें इंटर करेगा और ये पूरा जो कपड़ा है ना वो पूरा ये भीग जाएगा। इसका मतलब कि इसका जो हिंदी होता है, साइंस में हम लोगों ने पढ़ा होगा परागम्य, ठीक है। चलिए, ये तो परमिएबल का हिंदी हुआ। आगे देखते हैं वोलेटाइल। देखिए वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, वोलेटाइल भी साइंस में पढ़ना है, ठीक है ना। यदि कोई चीज वोलेटाइल है तो तुरंत हवा में वो उड़ जाएगा, है ना। इसको आप कहते हैं उड़नशील, जैसे कि कपूर, कपूर को आप हवा में छोड़ दीजिएगा वो उड़ जाएगा। जैसे कि पेट्रोल, तो ये क्या होते हैं ना, ये वोलेटाइल होते हैं। ये दोनों हम लोग साइंस में देखे हैं। चलिए ना, नेक्स्ट हमारा है प्लॉसिबल। देखिए बहुत अच्छा वर्ड है। यदि कोई चीज प्लॉसिबल है तो वो संभव है, संभव दिखता है ना, उसे किया जा सकता है। इसका एक बहुत सुंदर सिनोनिम्स होगा वायबल, है ना। वायबल भी वही चीज होता है जो कि प्लॉसिबल होता है। ये रीजनेबल होते हैं, ये किए जा सकते हैं, दैट कैन बी डन, है ना। ये बहुत टॉप क्लास के ये वर्ड है वायबल। तो प्लॉसिबल और वायबल का मतलब क्या है, जो कि संभव है, जो हो सकता है। तो संभवता कहने के लिए आप वायबल या प्लॉसिबल दोनों वर्ड का आप यूज कर सकते हैं। चलिए वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति वर्सेटाइल है तो इसका मतलब है कि उसमें बहुत सारे गुण है, टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड वो व्यक्ति है ना। जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति। बहुमुखी अगर कोई व्यक्ति है तो वो वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल जीनियस, ठीक है। चलिए अब हम ऑप्शन पर थोड़ा विचार करते हैं। राइट कौन सा ऑप्शन इसका आंसर बनने वाला है। सवाल देखते हैं, सीमिंग रीजनेबल, जो कि तर्कसंगत प्रतीत हो, जो जिसे किया जा सके, तो हम ऐसा ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन सी में, प्लॉसिबल। 14 का आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। करे क्या कि स्प्लेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, जो महंगा हो और सुंदर दिखे, है ना, मतलब वो महंगा भी हो और वो सुंदर भी दिखेगा। तो ऐसा चीज सम्चुअस में है। सम्चुअस, यदि कोई चीज सम्चुअस है यानी कि वो देखने में महंगा है और लेकिन उसमें सुंदरता भी है। जैसे कि सम्चुअस होटल आप ऐसे ले लीजिए, 5 स्टार होटल यूजुअली महंगे होते हैं लेकिन वो सुंदर भी होते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा सम्चुअस, देखते हैं सम्चुअस किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। तो राइट आंसर 15 का जो राइट आंसर होगा हमारा वो बी होगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, करेंगे इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, जिसको संतुष्ट करना असंभव हो, है ना, उसके लिए एक वर्ड हमें क्या मिलेगा। एक वर्ड क्या है ना, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, जिसको आप संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन पर ध्यान देते हैं। पालाटेबल, ठीक है ना, मतलब पालाटेबल मतलब स्वादिष्ट। यदि कोई भोजन अगर पालाटेबल है, पहले सारे ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। एक वर्ड है पालाटेबल, बी ऑप्शन में आप देखते हैं इंसेन, सी ऑप्शन में आप देखते हैं ऑप्शन है आपका इंसैटिएबल, और ऑप्शन डी में हम देखते हैं, जो ऑप्शन डी है वो है मैग्नानिमस। चलिए इन सारे का पहले अर्थ देख लेते हैं, इनका क्या क्या अर्थ है। चलिए पालाटेबल, यदि कोई भोजन पालाटेबल है तो वह स्वादिष्ट है। सरल भाषा में मैं आपको समझाना चाहता हूं। चलिए इंसेन का मतलब आप इसको आप समझ लीजिए कि ये दिमागी तौर पर ये व्यक्ति कमजोर होगा। यदि कोई व्यक्ति इंसेन है तो वह दिमागी तौर पर कमजोर व्यक्ति है।
चलिए, दिमागी तौर पर कमजोर व्यक्ति होगा। इनसैटिएबल, देखिए अगर कोई चीज यदि इनसैटिएबल है, इसका मतलब है कि आप उसको संतुष्ट नहीं कर सकते। आप उसको चाहे जितना दे दे, वो कभी संतुष्ट होने वाला है नहीं, ठीक है ना। सेटिएबल अगर होता तो वो संतुष्ट किया जा सकता था, लेकिन इसमें इन लगने से इसका अपोजिट हो गया। सेटिएबल कैन तो इनसेटिएबल। तो अगर कोई व्यक्ति अगर इनसेटिएबल है, पैसा उसको आप लाख पैसा दे दीजिए, वो मानने वाला नहीं है, ठीक है ना। लाख उसको आप खाना दे दीजिए, वो शांत होने वाला नहीं है। तो उसको कौन सा भूख है, उसको इनसेटिएबल अपेटाइट है, ठीक है ना। इसके साथ एक बहुत फेमस कोलोकेशन बनता है, इनसेटिएबल अपेटाइट, ठीक है ना। वो भूख जो कभी मिटे नहीं, कभी शांत ना हो। इसके लिए अगर हम एक वर्ड की बात करें तो एक वर्ड होता है भुक्खड़, ठीक है ना। यह व्यक्ति कभी शांत होने वाला नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का मतलब होता है उदार। वो व्यक्ति जो कि शत्रु के प्रति उदार हो, दुश्मन को पकड़ के छोड़ दे, तो वो व्यक्ति कौन सा व्यक्ति होगा, उदार है, और वो मैग्नानिमस है। तो मैग्नानिमस का मतलब होता है उदार, लेकिन दुश्मन के प्रति। चलिए बच्चों, तो अब हम राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, हमारा राइट आंसर इनसेटिएबल होना चाहिए। इनसेटिएबल ऑप्शन सी में है। 16 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए ऑप्शन 17, क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग क्वेश्चन 17 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 17 देखा जाए, क्या करा है, करे कि कंटिन्यूइंग फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, जो लंबा समय तक रहे, जो लंबा समय तक चले, उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, इंटरमिनेबल। यदि कोई अगर इंटरमिनेबल है तो लंबा समय तक चलने वाला है। तो राइट आंसर 17 का राइट आंसर ए होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, करे लुकिंग इन वेराइटी एंड इंटरेस्ट, लैकिंग इन वेराइटी एंड इंटरेस्ट, जिसमें कि वेराइटी और इंटरेस्ट की कमी हो, ठीक है ना, विभिन्नता नहीं हो, उसमें इंटरेस्ट की कमी हो, उसके लिए एक वर्ड हमारे पास क्या है। चलिए, तो इसके लिए फ्रेश, मोनोटोनस, वाइब्रेंट और एक्सक्लेमेटरी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इंटरेस्ट की कमी नहीं है, वैरायटी नहीं है, मोनो का मतलब होता है एक। यदि कोई चीज अगर मोनोटोनस है तो वो एक ही सुर में है ना, उसमें कमी नहीं आती है। कोई चीज आप एक ही चीज रोज रोज करते हैं, क्या वैरायटी तो आपके पास है नहीं, ठीक है ना, और वो चीज में इंटरेस्ट भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब है कि राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, राइट आंसर हमारा 18 का आंसर बी होना चाहिए, ठीक है ना। मोनोटोनस बहुत टॉप क्लास का वर्ड है, आप ऐसे समझिए, ठीक है ना। फ्रेश, बाकी ऑप्शन को आप समझते हैं, फ्रेश तरोताजा। वाइब्रेंट का मतलब होता है जीवंत, जिसमें जान हो, ठीक है ना। और एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विषम बोधक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चलिए 19 क्या कहता है, समथिंग कॉजिंग शॉक और डिसमे, जो आपको एक झटका दे दे, शॉक दे दे, जो आपको एक तरह से निराशा आपको दे दे, उसके लिए एक वर्ड क्या है। तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया वर्ड है अपालिंग। यदि कुछ अगर अपालिंग है तो आपको स्तब्ध करने वाला है, आपको वो झटका देने वाला है, आपको वो निराश करने वाला है। इसका राइट आंसर होना चाहिए 19 का राइट आंसर बी होना चाहिए। चलिए आते हैं नंबर 20 की ओर। चलिए नंबर 20 की ओर आते, करें क्या, समथिंग हैपनिंग बाय चांस इन ए हैप्पी एंड बेनिफिशियल वे। देखिए बच्चों, इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में केयर करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए सॉरी। और फिर हम लोग 21 क्वेश्चन को देखते हैं बाद में। अगर ये टेक्निकल, अगर ये प्रॉब्लम अगर हल हो गया तो फिर इस क्वेश्चन को देखा जाएगा। चलिए 21 देखते हैं। टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे, इसके लिए गार्ड बढ़िया ऑप्शन है। 21 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। करेंगे स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक टुवर्ड्स समवन और समथिंग, आप किसी के प्रति आप बढ़िया फीलिंग नहीं रखते हैं, इसके लिए क्या वर्ड है। अगर आप किसी के प्रति बढ़िया फीलिंग नहीं रखते हैं तो इसके लिए जो वर्ड है वो है एंटीपैथी। एंटी का मतलब खिलाफ, आप उसको रूट वर्ड पर जाइए, एंटी का मतलब होता है खिलाफ। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए हमारा ऑप्शन ए होना चाहिए, ठीक है। 22 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। चलिए 23, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, किलिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड की हत्या को क्या कहते हैं। ए भी देखिए, एवियन उड़यन, एविएशन होता है उड्डयन,
ठीक है ना। तो बर्ड के जो हत्या इसमें कहलाता है वो कहलाता है एबीसाइड। साइड मतलब हत्या, अगर किसी वर्ड में अगर साइड लग जाए तो उससे हत्या का बोध होगा। आइए कुछ थोड़ा सा देख लिया जाए, बाकी ऑप्शन को भी देख लिया जाए। एबीसाइड में किसका हत्या होगा? बर्ड का हत्या होगा, इसमें बर्ड का हत्या होगा। चलिए ये सब हत्या के लिए वर्ड है। चलिए इसमें है जो इंपॉर्टेंट है वह है मैट्रिसाइड। जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ उसी की बात करूंगा। मैट्रिसाइड में किसकी हत्या करेंगे? मदर का हत्या करेंगे, मां का हत्या करेंगे, मैट्रिसाइड आप करेंगे। और वल्पिसाइड कोई इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। वल्पी, ठीक ना, वल्पी का मतलब, वल्प का मतलब होता है फॉक्स, इसमें फॉक्स का हत्या होगा तो वो वल्पिसाइड होगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसमें जो ऑप्शंस दिया गया है वो केवल है मैट्रिसाइड। अगर आप मैट्रिसाइड करते हैं तो इसका मतलब है कि आप मां की हत्या करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है? किलिंग ऑफ बर्ड, मदर नहीं कहता, किलिंग ऑफ बर्ड कहता है। बर्ड के लिए हम कहां जाएंगे? ए बी साइड की ओर, ठीक है। तो 23 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? करेक्ट, ए पर्सन हु प्रिजर्व्स स्किन ऑफ एनिमल्स, जो कि जानवरों के चमड़े को रखता है उसको क्या कहते हैं? टैक्सीडर्मी। देखिए डर्मा, डर्मा मतलब त्वचा, आप वैसे पकड़िए, ठीक है ना। अगर आप डर्मा का बात करते हैं तो आप त्वचा का बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? टैक्सीडर्मिस्ट होना चाहिए। चलिए 24 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। 24 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। अब इसमें थोड़ा सा देख लिया जाए बाकी ऑप्शन को भी। चलिए ऑकुलिस्ट कौन होते हैं? जो आंख के जो डॉक्टर होते हैं ना वो ऑकुलिस्ट कहलाते हैं। चलिए फिलोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो भाषा का विकास कैसे हुआ, जो इसका अध्ययन करेंगे वो फिलोलॉजिस्ट होते हैं। चलिए बाकी क्लियर है। 25 नंबर 25 को देखते हैं। 25 सवाल क्या कहता है? ए पर्सन्स लास्ट परफॉर्मेंस, एक व्यक्ति का जो अंतिम परफॉर्मेंस होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड है वह स्वान सॉन्ग। ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है बच्चों, थोड़ा सा फिर यहां पर एक बार सॉरी, जहां पर सी है वहां पर बी होना चाहिए, जहां पर बी है वहां पर सी होना चाहिए। चलिए लेकिन फिर भी हम इसे सुधार सकते हैं स्वान सॉन्ग के रूप में। मैं आपको वर्ड ही लिख देता हूं। 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वान सॉन्ग। ये किसी भी व्यक्ति का जो अंतिम जो कृति होता है उसको स्वान सॉन्ग कहते हैं। अब आप इसको अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन सी होना चाहिए, जो कि आपको यहां पर टेक्निकल फॉल्ट के रूप में बी आ गया है। तो बच्चों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट इतना ही रहेगा। इसमें क्वेश्चन एक मिसिंग है और उसके लिए सॉरी। हम लोग ट्राई करेंगे कि दोबारा इस तरह का मिस्टेक ना आए आपके इस वीडियो सेशन में। और जो टेक्निकल जो फॉल्ट हुए हैं वो अनइंटेंशनल हो गए हैं। और ट्राई किया जाएगा कि जो नेक्स्ट हमारा जो इस तरह का वीडियो सेशन बने उसमें इस तरह की परेशानियां ना हो। तो बच्चों आपको ये वीडियो सेशन कैसा लगा? आप अपना अनुभव जो है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।